बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सिद्रा मुनीर। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी हमेशा से यही दुआ रहती है, आप जहाँ रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों में भी खुशियाँ ज़रूर बांटिए। नाज़रीन, रिसर्च इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और रिसर्च जो मुझे आज आपको बतानी है कि हम देखते हैं कि आर्ट की बहुत सारी किस्में हैं। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस किया था कि कोई रुई के गालों से खूबसूरत फनपारे बना रहा है, कोई मिट्टी से बना रहा है, कोई रेत से बना रहा है, यानी एक जिसका जो फनकार होता है ना वो बहुत बड़ा तख्लीक़कार होता है, वो बहुत मुनफरिद आइडियाज़ दिखाता है। तो आज मुझे आपको दिखाना है कि खुश्क पत्ते खूबसूरत फनपारों में किस तरह से ये आर्टिस्ट बदलता है। खुश्क पत्तों से उदासी और रोमानवियत का तासुर जुड़ा है। सर्द शामों में खुश्क पत्तों से भरी पगडंडियाँ ऐसा मौजू है जो हर रोमानवी कहानी का कहीं ना कहीं हिस्सा ज़रूर बनती हैं। एक चीनी फनकार ने इन पत्तों को खूबसूरत अंदाज में पेश करके उनकी रोमानवियत को और भी बढ़ा दिया है। चीन से ताल्लुक़ रखने वाला ये फनकार गुज़िश्ता 5 बरसों से अपने खूबसूरत फ़न का मुज़ाहरा कर रहा है। जैसे ये लीफ आर्ट कहता है, वो खुश्क पत्तों पर मुख्तलिफ शक्लें बनाकर उन्हें काटता है और फिर इस पत्ते को ऐसे मकाम पर पेश करता है जहां से एक नई कहानी उभरती मालूम होती है। सिर्फ एक खुश्क पत्ते के इजाफे से एक नया मंजर तख्लीक हो जाता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर इस फनकार को लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो फॉलो कर रही है और इसके आर्ट को बेहद पसंद किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये खुश्क पत्ते हैं जिनको बड़ा खूबसूरती से तरतीब दिया गया है और बड़ा दिल फरेब जो फनपारे हैं वो तख्लीक दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि कहा जाता है कि रोमानवी कहानियों में खुश्क पत्ते जो हैं वो ख़ज़ा के उदासी के मौसम को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी दिखाया जा रहा है कि पत्तों से खूबसूरत आर्ट तख्लीक किया जा रहा है, जिसमें लड़की भी एक दिखाई जा रही है जो झूले पर मौजूद है। ये मुख्तलिफ जानवर भी है, नहीं जंगल का बादशाह शेर भी बनाया है पत्ते पे, और ये वही लड़की जिसका मैं जिक्र कर रही थी। इस तरह की अक्सर हमें पिक्चर्स नज़र आती हैं और बड़ा खूबसूरत अंदाज में अपने आर्ट को एक नई शक्ल दी गई है। और ज़ाहिर बात है जब आप मेहनत करते हैं तो फिर आपको कामयाबी मिलती है तो लोग भी आपको जानने लगते हैं, और ऐसा ही इस फनकार के साथ भी हुआ जिसे इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सनिया हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलाल चौधरी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर सनिया, मौसम बदल रहा है, जैसे गर्मी का मौसम आएगा स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं। जी बिल्कुल। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल ऐसा ही है, वेदर चेंज है, सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है, अब गर्मी ज़्यादा आ गई है। अब हम सबको ये पता है कि हमारा ओजोन जो है, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो हमें सनलाइट से बचाता है, वो डैमेज हो चुका है ड्यू टू वॉट एवर द रीजंस। तो गर्मी की शिद्दत और सनलाइट एक्सपोजर की वजह से स्किन डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन की डार्कनिंग, रंगत की स्याही है। इसके अलावा जो हैं छाइयाँ, फ्रेकल्स, ये आम मसले हैं जो हमारे पेशेंट्स आते हैं जिनमें ज़्यादातर में ये इश्यूज़ नज़र आते हैं। तो और भी कई इश्यूज़ हैं जैसे जल्द के हैं, लेकिन ये कॉमनली प्रेजेंटिंग जो पेशेंट्स की कंप्लेंट्स होती हैं। तो बेसिकली हमें जो है हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि सनलाइट से अवॉइडेंस, सनलाइट से बचना है आपने, उसके लिए बेस्ट ये है कि आप सन ब्लॉक की एप्लीकेशन डेली रखें, मॉर्निंग में एक मरतबा, आफ्टरनून में। फिर एक चीज़ और आती है जो हमारे घर की लाइट्स हैं, इवन ये भी स्किन को डैमेज करती हैं क्योंकि सारा दिन हमारा एक्सपोजर इनसे रहता है, इनकी वजह से हमारी स्किन डैमेज मज़ीद होती है। तो वेदर, एक तो मौसम की तब्दीली और फिर घरेलू ये लाइट्स, हमारी स्किन सारा दिन डैमेज में चल रही होती है। तो इट्स बेटर कि आप सारा दिन एक सन ब्लॉक की एप्लीकेशन रखें जो आपको एक प्रोटेक्शन दे स्किन के ऊपर। ठीक हो गया। बिलाल, मेडिसिन की बात हो रही है, बहुत सारी हमने देखा है कि दवाएं जो हैं बाज़ार में 2 नंबर बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जाली आ रही हैं, और ऐसा ही स्किन प्रोडक्ट्स के साथ भी। जब वो ख़ातीन जो हैं वो चाहे गोरे होने वाली क्रीमें हों या कोई भी, जब वो स्किन पे अप्लाई करती हैं वो खूबसूरत होने की बजाय जो पहले उनका रंग होता है उससे भी चली जाती हैं। जी बिल्कुल, आपने जो बात की है कि
2 नंबर सब स्टैंडर्ड्स मेडिसन के हवाले से, तो ये तो खैर मेडिसन में तो बहुत काम है, लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है, जो इशू है डर्माटोलॉजी के हवाले से और ब्यूटी क्रीम्स के हवाले से, इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कई ऐसी फर्म्स हैं, कई ऐसी जो एक मेडिकेटेड जो क्रीम है, एक जो कॉस्मेटिक्स क्रीमें आती हैं, ये दोनों ही जो है इससे पहले रजिस्टर्ड नहीं होती थी। अब थोड़ी बहुत ड्रैप की जानिब से सख्ती की गई है, अब इनको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी ब्रांड्स, बहुत सी क्रीमें ऐसी हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, उनमें मरकरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, और मरकरी का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्दों में भी उनमें स्किन के जो कैंसर हैं वो भी हो रहे हैं। और इस वाले से मैं अपने नाज़रीन को एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम एक दफ़ा बैठे थे नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर के पास, उनकी जब से कहा जाए कि मरकरी का जब ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से उनके जो ज़रात हैं जब अब्जॉर्ब बॉडी करती हैं तो किडनी भी जो है वो मुतासिर होती है, किडनी में वो स्टोन पैदा करती है। अच्छा, मरकरी जो है, तो इस वजह से ये जो सब स्टैंडर्ड स्कीमें हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ासकर अगर लाहौर की बात करें, यहाँ तो आवाम को थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, शाऊर है, यहाँ पे इतनी है, लेकिन हमारी जो पेरिफरीज हैं, जो सबर्ब्स एरिया हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सब स्टैंडर्ड्स जो करीम है वो यूज़ हो रही है। उनकी रोकथाम के लिए ऐसा कोई इकदाम अभी तक भी जो है वो नहीं किए गए, लेकिन इसमें यह है ना कि अवेयरनेस की बात है। आवाम को चाहिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, या जो अच्छी कंपनी हैं, या पेटेंट जो कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो ISO से सर्टिफाइड है, देकर जो डर्मा के जो रिकग्नाइज जो इदारे हैं उनसे अगर तो ये रजिस्टर्ड है फिर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब भी यहाँ पे बैठी हैं कि हमारे यहाँ ख़वातीन खास कर बिल्कुल, मैं यही बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ है, बहुत ज़्यादा उनको गोरे होने का जो है वो ऐसा लगता है कि लाइफ क्वालिटी बस गोरे होने से जुड़ गई है, कि आप जितने गोरे नजर आओगे आप उतने ज़्यादा हसीन नजर आओगे। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ये एक सोच बन चुकी है हमारी आवाम की, ख़ास तौर पे लड़कियों की, कुछ लड़कों की भी। मैं एक को नहीं पॉइंट आउट करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास अगर पेशेंट्स आते हैं तो उसमें 70% अगर लड़की हैं तो 30% लड़के हैं जो इस कंप्लेंट के साथ आते हैं। होता क्या है कि सब स्टैंडर्ड जो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं रंग गोरा करने के लिए, स्पेशली ये जब अप्लाई होती हैं 7 डेज के अंदर तो रंग गोरा होना शुरू हो जाता है। और ये सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट इसको नोट करने वाला है कि 7 डेज के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्किन पतली होना शुरू हो जाती है, पतली होती है तो खून की नालियां नुमाया होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा ये समझ रहा होता है कि मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन पिंक हो रहा है, मैं सेहतमंद हो रहा हूँ, कॉम्प्लेक्शन बेटर हो रहा है, जबकि इसके टोटल बरक्स है ये चीज़। जब वो रेडनेस में बदलती है, सुर्खी में जाती है, गुलाबी रंगत, उसके बाद काली स्याह छाइयाँ आ जाती हैं चेहरे पे। तो ये सारे बजाय बेहतरी की तरफ जाने के उल्टा रिवर्सल चलना शुरू हो जाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स मुज़र असरात सामने आना शुरू हो जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो आता है लड़कियों के चेहरे पे ख़ास तौर पे मर्दों की तरह के बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये सारे रीजंस क्या हैं जो बिलाल ने जैसे बताया कि मरकरी, स्टीरॉइड्स हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में उन मेडिसिन में डली होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनिया बिलाल चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जो आपको बना दिया है वही सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। हाँ, अपने स्किन को फ्रेश रखने के लिए गोरे होने वाली स्टेरॉइड्स क्रीमें ना इस्तेमाल करें, वरना किसी जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाए और अपना ख्याल रखें। यहाँ वक्त है ब्रेक का। प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, वालिदैन जो हैं वो बच्चों को पालने के लिए बहुत मुश्किलात झेलते हैं। वालिदैन बहुत कोशिश करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो बेहतरीन तरबियत याफ्ता हो जाएं, वो बेहतरीन फ्यूचर अपना बनाएं, मुस्तकबिल बनाएं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मनमानियाँ करते हैं और उसके बाद जब पेरेंट्स की नहीं सुनते तो फिर मुस्तकबिल में उसका खुमियाजा भुगतते हैं और फिर सारी ज़िंदगी पछताते रहते हैं। क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है तो पछताने के अलावा इंसान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि कोई माँ, कोई बाप नहीं है पूरी दुनिया में, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, कि जो कि ये चाहे कि उसका बच्चा किसी बुरी आदत में पड़ जाए या फिर उसका बच्चा कोई बुरी हरकत में पड़ जाए। वालिदैन के लिए ये कितनी मुश्किल ड्यूटी है, बच्चों को कितना समझने की ज़रूरत है, आजकल क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना मुफ्ती, लाइफ कोच हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त एज ऑलवेज। अच्छा, जैसे कि मैं बात करी थी कि वालिदैन बहुत चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरबियत की जाए, लेकिन उसके बावजूद बच्चे बगावत करते हैं। सिद्रा,
चलें बात करते हैं, आज इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। बात करेंगे तो बात कुछ करेंगे, होगा। लेकिन मैं ये बात नहीं करना चाह रही कि इश्यूज हैं जी। टीनेज एक बागी कौम होती है ना, उसमें ना तो वो बिल्कुल बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल एडल्ट होते हैं। और न्यूरो साइंस की मैं बहुत बात करती हूँ तो उसमें उनका जो ब्रेन होता है वो फुली डेवलप्ड नहीं होता। उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की सलाहियत, ये जो अगला ब्रेन होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो अभी डेवलप हो रहा होता है। सो 12 साल की उम्र से लेके 26 साल तक अभी वो डेवलप नहीं। उनके हार्मोन्स बहुत सर्ज पे होते हैं, तो हर चीज़ जो होती है उनकी इंटेलिजेंस इज हाईजैक्ड बाय हार्मोन्स। तो हर चीज़ वो हार्मोन्स और इमोशनल होते हैं, पेयर प्रेशर होता है। फिर हम कहते हैं जी मनशियात, ड्रग्स, दोस्तों की सुनते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते, बागी हैं, ग्रेड्स का प्रेशर और बेशुमार उनके अपनी एक्सटर्नल इमेज का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि हम दिखते कैसे हैं और हमें लाइक किया जाना है कि जा रहा है या नहीं। उनको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होती है, उनका रिवॉर्ड सिस्टम इमोशनल बहुत होते हैं, जज्बाती कौम है। ये रोज़ की बात है। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हमारी जो पूरी सोसाइटी, हमारा जो पूरा पाकिस्तानी समाज है, उसमें कमी है कॉन्शियस लिविंग की। कॉन्शियस लिविंग का ये मतलब हुआ कि हम जो भी जिंदगी में फैसले कर रहे हैं वो शऊर के साथ नहीं कर रहे, और तालीम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़े लिखे लोगों में कॉन्फ्रेंसेस करके, उनको लेक्चर्स दे के, उनसे बातें करके, डायरेक्ट इंटरेक्शन के बाद भी मुझे सबसे ज़्यादा कमी जो महसूस हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वो है जी शऊर और कॉन्शियस लिविंग, जिंदगी शऊर के साथ गुजारने की। अगर शादी कर रहे हैं तो एक एज को पहुंच गए और माँ बाप कह रहे हैं जी शादी की एज हो गई है, शादी कर लो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे जो हैं वो रेडी हैं कि नहीं, वो ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, उनका मिशन क्या है, उनकी विजन क्या है, और वो मैच्योर हैं कि नहीं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। इस तरह ही जब शादी हो जाती है तो किसने लाइसेंस दे दिया आपको कि शादी के बाद आप बच्चे पैदा करें? सोचने समझने वाली बात है। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और रेजिस्टेंस मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है क्योंकि लोगों ने अपने दिमाग, दिल के और जो ऊपर दिमाग की खिड़कियाँ वो बंद की हुई हैं, और रेजिस्टेंस है दी जा रही कि नहीं ये न्यू कॉन्सेप्ट या ये जो कॉन्शियस लिविंग की बात कर रहे हैं ये तो जी पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता इस बात का, क्योंकि पूरी सोसाइटी एक नॉर्म के साथ उसको एक्सेप्ट करके उसी रास्ते पे अंधाधुंध चली जा रही है बगैर सोचे समझे कि अगला स्टेप क्या करना है। शादी कर ली क्योंकि इस एज में, चलो माना माँ बाप ने कहा एज है, करनी है, अफोर्ड कर सकते हो, कर ली। डज इट गिव यू द लाइसेंस कि अब आप इतने मैच्योर हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि जो बच्चा आप पैदा करना चाह रहे हैं वो वाकई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जिम्मेदारी आप अगली जनरेशन को पैदा कर रहे हैं? क्या आप उस काबिल हैं? माँ बाप जो जब शादी हो जाती है कपल, तो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सोसाइटी का बाहर से प्रेशर बहुत ज़्यादा, खुशखबरी सुनाओ। फिर कभी कभी आपस में जोड़े का मसला होता है। मैं मैरिज काउंसलिंग करती हूँ एज अ मैरिज काउंसलर। उनका मसला ये होता है जी बच्चा क्यों पैदा किया? क्योंकि हमने ये सोचा कि शायद बच्चा पैदा करने से मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे और जो आपस में जो सास का ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है शायद वो हमारे साथ अच्छी हो जाए और हम अगली नस्ल पैदा करके अपने ताल्लुकात अच्छे पैदा कर लेंगे। इट्स ऑलवेज अबाउट यू, बगैर सोचे समझे कि जो अगला बच्चा और जो अगली जनरेशन, हमारी कितने पॉपुलेशन है ये अर्थ प्लैनेट के ऊपर, 7 बिलियन से ऊपर जो है हमारी पॉपुलेशन है जो कि रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और पॉपुलेशन इजाफा होता जा रहा है। पहले ज़माने में बच्चे इसलिए ज़्यादा बनाए जाते थे कि उसमें से मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा था। 10 बच्चे पैदा होते थे तो मेडिसिन की कमी थी। डेकेड, सेंचुरीज पहले 10 में से 4-5 जिंदा रहते थे और फिर उन्होंने खेतों में काम करना था, मैनुअल काम करना था। आजकल वो ज़माना नहीं है। आजकल लग्जरीज हैं, आजकल मेडिसिन है, आजकल हेल्थ है, ज़माना बदल गया। अगर आपने 1 या 2 बच्चे, पहले आप सोचें कि आर यू मैच्योर इनफ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए। शादी करने का ये मकसद नहीं है कि अब जो है ऑटोमेटिकली आपने बच्चे पैदा करने हैं विदाउट द अंडरस्टैंडिंग कि आप मैच्योर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं और आपको बच्चे ज़िंदगी में चाहिए भी हैं कि नहीं। कभी कभी आप बच्चे इसलिए बनाते हैं कि जी आप समझते हैं कि अब शादी कर लिए तो इट कम्स विद अ पैकेज, या फिर इसलिए बनाते हैं कि आप समझते हैं कि अगर हमने बच्चे पैदा ना किए तो हमारी मैरिज की जो सक्सेस का लेबल है वो हमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा है। मुआशरे को दिखाने के लिए, क्योंकि ये मुआशरे का नॉर्म है, ये मुआशरे की हमारी सोसाइटी का, उसको दिखाने के लिए, नॉट फॉर आवर ओन सेक, उनको दिखाने के लिए कि हमारी सक्सेसफुल मैरिज है। अगला स्टेप ये है कि जी बच्चे आएंगे। अगला स्टेप किसने कहा? कुछ लोगों को बच्चे चाहिए ही नहीं होते, उनको यही सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती कि दे डोंट हैव दैट मैटरनल एंड पैटर्नल इंस्टिंक्ट,
और वो उस मैच्योरिटी के लेवल पे नहीं है या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल नहीं सकते। ये सारी बातें मैं क्यों बता रही हूँ? मैं ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि कॉन्शियस लिविंग की कमी है हमारी सोसाइटी में। हम लोग एक भेड़ चाल की तरह, आपने ये किया अब शादी हो जानी चाहिए, अब जो है जिस तरह से कल हम बात कर रहे थे करियर काउंसलिंग की, डॉक्टर बन जाते हैं, बाद में जाके CSP ऑफिसर बनते हैं, सीटें खराब करते हैं और वो पूरा एक सोसाइटी, क्योंकि एक भेड़ चाल है, उस तरफ चले हुए विदाउट द अंडरस्टैंडिंग कि हमें क्या चाहिए, क्या हम मैच्योर हैं और हम इस जिम्मेदारी को और अगली जनरेशन्स को आप बना रहे हैं। शर्मनाक बात है कि आपकी आगे आने वाली जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन से बुरी हो या बदतर हो, तो ये आप जनरेशन का सवालिया निशान है बहुत बड़ा जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब अगर आप बात करते हैं जी कि हमने बच्चे बना लिए और उनकी तरबियत नहीं हो रही या वो आगे से किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या जनरेशनल गैप आ गया माँ बाप और बच्चों के अंदर, वो आपकी बात नहीं सुन रहे, टीनेज इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, पहले अंडरलाइंग रीजन तो देख लें आप जो है, जो माँ बाप को पहले रेस कीजिए। मुझे नहीं लगता कि बच्चों को इतनी तरबियत की ज़रूरत है जितने माँ बाप को ज़रूरत है। मैंने जब ये यूथ मेंटोरिंग की और कॉलेज टू कॉलेज जाके बच्चों से बात कर रही थी, जो हमारे माँ बाप हैं उनकी तरबियत होनी चाहिए। उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपनी खुशियाँ, अपनी महरूमियाँ, अपने अधूरे ख्वाब अपने बच्चों के ज़रिए जीते हैं। जब वो बच्चा पैदा कर लेते हैं और वो जब टीनेजर आपका थोड़ा सा सर्कश होता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी ये एज है और उसको हमने कैसे टॉलरेट करना है, उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, उससे कैसे उसकी बातें करनी है, हम ये समझते हैं कि अब हम उस बच्चे को ओन करते हैं, वी आर द मास्टर। हम माँ बाप बनने के बाद ये समझते हैं कि उसकी ज़ात हमसे अलग नहीं है। जिस तरह मियाँ बीवी और मैरिज काउंसलिंग में भी यही बात है ना, विदाउट कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्शियस शऊर के बगैर हम ये समझ रहे हैं कि अब ये मेरी बीवी, अब इसने हर वो काम करना है जो मैंने कहना है, उसकी अपनी ज़ात कोई नहीं है और अब हम ऐसे हो गए और वो रिलेशनशिप्स ख़राब होते जाते हैं। इस तरह ही जब बच्चे आ जाते हैं तो हम समझते हैं अब ये बच्चा जो है मेरी ज़ात की एक्सटेंशन है, ये मेरे से अलग नहीं है, और अपने ख्वाब और अपनी जो सारे अधूरी ख्वाहिशात होती हैं उसके ज़रिए हम जीना शुरू कर देते हैं। उसकी पर्सनैलिटी आहिस्ता आहिस्ता मस्क होती जाती है, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी आइडेंटिटी और उसको जो फैसले करने की सलाहियत आपने बचपन से देनी है ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो सके। आप क्या चाहते हैं? आपका बच्चा जो है वो कामयाब हो, आप चाहते हैं कि जो वो बड़ा हो जाए तो इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपने फैसले वो कर सके जिससे आगे उसको कामयाबी मिले। लेकिन पूरे जो घर का माहौल है, सारी उम्र आप उसको अपने फैसले उसके ऊपर थोपते रहते हैं, अपनी ख्वाहिशात उस पर थोपते रहते हैं, अपनी महरूमियाँ उस पर थोपते रहते हैं। फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने रिलेशनशिप भी नहीं निभा सकता, क्योंकि आपने उसको एक इंडिपेंडेंट शख्सियत में बनने ही नहीं दिया। उसके बच्चों के ऊपर प्रेशर इतना डाला हुआ है ग्रेड्स का, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। मैं भी किसी खातून से मिली और मैं करियर काउंसलिंग यूथ मेंटोरिंग कर रही थी। उन्होंने सबसे पहली बात मुझे ये कही कि बच्चा जो है जी 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ता रहता है, इसके पास एक्स्ट्रा करिकुलर का टाइम नहीं है। आई वॉज शॉक्ड कि माँ बाप आप बच्चे को यूनिवर्स के लिए तैयार कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी के लिए। अगर यूनिवर्सिटी भेज भी देंगे, वहाँ से उसने तालीम हासिल भी कर ली, क्या गारंटी है कि वो खुश रहेगा? हाँ। वो समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ एवरीथिंग, पैसा आ जाएगा। कल भी बात की थी कि एक सर्टेन हद तक अगर आपका रोजी रोटी, कपड़ा, शेल्टर, सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो हैप्पीनेस होती है, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे से आपकी अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस नहीं बढ़ती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो माँ बाप हैं वो पहले अपने आप को रेस करें और देखें कि हम जो चीज़ें बच्चे से चाह रहे हैं उसकी तकमील के लिए, उसकी शख्सियत के लिए चाह रहे हैं, या अपने आप को सक्सेस हासिल करने के लिए कि हमारे साथ लेबल लग जाए। और हेलीकॉप्टर मॉम्स होती हैं, वो बच्चे के ग्रेड्स ला रही हैं, लजा रही हैं, और बच्चे को इतना उन्होंने सफोकेट किया हुआ है कि आपने कभी देखा है बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं। जो बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी होती है ना, अगर वो क्यूरोसिटी आपके और मेरे अंदर सवाल, और हम परेशान हो जाते हैं, ये बच्चा क्या सोच रहा है, लेकिन उस क्यूरोसिटी को हम किल कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। अपनी चीज़ों को उसके ऊपर थोप के वो जो खूबसूरत बच्चे के अंदर चीज़ होती है ना, जो एनर्जी होती है, जो क्यूरोसिटी होती है, वो अपने प्रेशर्स डाल डाल के जब तक हमारी एज तक पहुंचता है वो बेचारा वही चीज़ बन जाता है जो हम होते हैं। और वही डिप्रेशंस, वही एंजाइटीज, वही स्ट्रेस, सारा कुछ। कॉन्शियस लिविंग की कमी है हमारी सोसाइटी में और बहुत रेजिस्टेंस है। जब आप बात भी करना चाहते हैं कि कॉन्शियस लिविंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो कहेंगे कि नहीं जी, हम चाहते हैं, इंटेंशंस बुरी नहीं है,
माँ बाप के इंटेंशन अच्छे होते हैं कि बच्चा सक्सेसफुल हो, आगे सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो, मुआशरे में इकॉनमी ख़राब हो रही है, आगे जाके इनका फ्यूचर सिक्योर्ड हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा भी वो ही चाहता है जो आप चाहते हैं। मैंने देखा जी सुसाइड का टीनेजर के अंदर रेट बहुत होता जा रहा है, क्योंकि ग्रेड्स ला के भी आप क्या करेंगे। अगर आपका बच्चा किसी ज़राअत के फील्ड में जाके, गांव में जाके, जहाँ पे उन जॉब्स की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वोकेशन के अंदर जाके, किसी शोबे में जाके तरक्की कर लेता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको यही कहें कि शहर में रह के डॉक्टरी करनी है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे इकॉनमी ख़राब है। हम लोग बच्चों को अपने से दूर भी नहीं जाने देते, उनको एक्सपीरियंस नहीं करने देते, ट्रैवल नहीं करने देते सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से। एक सर्टेन हद तक ठीक है, लेकिन उससे आगे उनको ज़िंदगी गुजारने की जो तरीके हैं वो सिखाने चाहिए माँ बाप को, ताकि वो आगे अपने रिलेशनशिप्स अच्छे करें, क्योंकि रिलेशनशिप पे आके जाके टांग भी टूटती है। ऐसे बच्चे जिनको इतना दबाया जाता है वो कभी कभी माँ के साए तले इतने रहते हैं कि अपनी बीवी जब आती है तो उसको भी जगह नहीं मिलती, फिर वो आगे से जब साइकिल चलता है बच्चे और बनाने का तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये मैंने बात करनी थी। उसके बाद अब आप कह सकती हैं कि टीनेज इश्यूज को कैसे आपने डील अच्छा, आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है कि हर जो रिश्ता है उसमें थोड़ी सी स्पेस ज़रूर होनी चाहिए। वो बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि हमारे जो पेरेंट्स के या फिर वो जो मियाँ बीवी के वो ख्वाब होते हैं, वो चाहता है कि दूसरा बंदा वो करे जी, ये नहीं कि आप उसे थोड़ा स्पेस दो, जो वो चाहता है वो भी आप सुनो। अच्छा, बच्चे जो है जब वो कॉलेज जाते हैं, नया स्कूल से निकलते हैं, स्कूल का बिल्कुल अलग माहौल, कॉलेज जाके थोड़ी सी आज़ादी मिली, फिर यूनिवर्सिटी में वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होते जाते हैं और पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। उसमें जनरेशन का गैप जो आ गया वो नहीं समझ पा रहे ना। डिजिटलाइजेशन, मैं हमेशा इस पे बात करती हूँ कि जो मिलेनियल्स हैं, जो 1980 के बाद पैदा हुए, जिनके हाथ में गैजेट्स हैं, आईफोन हैं, जिन्होंने सुबह रात उनका सारा सराउंडिंग जो है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारा, तो वो एवॉल्व कर गए हैं। माँ बाप जो है एवॉल्व नहीं कर रहे, वो एक जगह पे स्टक हैं और बढ़ना चाहते भी नहीं। मज़ाहमत देते हैं जब उनको सिखाया जाए, उनको बताया जाए कि एक्स्ट्रा करिकुलर और ये वाली चीज़ें जो हैं ये उन बच्चों की ग्रोथ के लिए, एवोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो बच्चों को पीछे खींचते हैं ना कि खुद आगे जाने के लिए। फिर उसके बाद प्रोफेशनल हेल्प की कमी है, उसके बाद मेंटोर बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों की लाइफ में। अगर वो माँ बाप की बात नहीं सुन रहे, हमारी ये भी बड़ा है जी हम अपने बच्चे को खुद ही संभाल लें, अगर आप ही की बात सुननी होती तो आज जो है माशरे में इतनी ज़्यादा जो है गलतियाँ हो रही हैं और बच्चे सरकश हो रहे हो, ऐसा ना होता। कभी कभी बाहर का जो इंसान है ना, वो ज़्यादा मेंटोर और अच्छा गाइड, एक अच्छा टीचर वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे पास आते हैं ना जी टीनेज के इश्यूज लेकर आते हैं, मैं माँ बाप को कहती हूँ कि देखें एक लिस्ट बनाएं, ठीक है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, सरकश है, तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। उसमें ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं और बच्चा क्या कर सकता है, फिर बच्चे को कितना कंट्रोल करना है और बच्चे का मैच्योरिटी लेवल क्या है। बच्चे के मैच्योरिटी लेवल के मुताबिक बच्चे को कंट्रोल करते हैं। अगर बच्चा जो है मैच्योरिटी लेवल 1 में है तो उसमें आप बच्चे को डिसोबीडियंट होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, सेल्फिश होता है, तू मैं हर चीज़, मामा मैंने ये नहीं करना, बाबा हर चीज़ को बोल रहा है, उसको आप डिफरेंट लेवल पे ट्रीट करेंगे, उसको कॉन्सिक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट देंगे, उसको थोड़ी सी सज़ा देंगे कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारा आईफोन ले लेंगे, तुम्हें ड्राइव करके दोस्तों के पास नहीं लेके जाएंगे, वीकेंड पे तुम किसी से नहीं मिल सकते, जो भी आपने उसको थोड़ी सी सज़ा देनी है, रिवॉर्ड नहीं करना, ताकि वो स्टेज, उसकी मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं। मैच्योरिटी लेवल 2 में ये होता है कि वो कोऑपरेटिव होते हैं, आपकी बात सुनते भी हैं, लेकिन उसके साथ ही सरकश भी होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है स्टेज 2 में। स्टेज 2 में आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप उसके साथ निगोशिएट करते हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हें दोस्तों के पास ले जाएंगे, मैं तुम्हें ड्राइविंग करके वहाँ ले जाऊंगी, मैं तुम्हें ये वाला जो तुम जूते मांग रहे थे नाइकी के या कोई अच्छा ब्रांड मांग रहे थे, उसके साथ निगोशिएट करें, जिस तरह ट्रांसैक्शन होती है। स्टेज 3 होता है आपका बच्चा ज़रा मैच्योर लेवल का है, उसमें वो खुद से इनिशिएट कर लेते हैं, मामा अच्छा बच्चा जो आपका ख्वाब है कि सारे बच्चे ऐसे हों। तो ये होता है कि वो स्टेज 3 में मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा बच्चे को ज़्यादा कंट्रोल देते हैं आप, क्योंकि स्टेज 1 स्टेज 2 में थोड़ा कंट्रोल देते हैं, क्योंकि अभी वो मैच्योरिटी लेवल नहीं। स्टेज 3 में बिकॉज बच्चों को कंट्रोल चाहिए होता है, अपनी अथॉरिटी चाहिए होती है, इस टाइम पे वो इस एज में हार्मोन्स की वजह से और लैक ऑफ इंटेलिजेंस, जो उनकी डेवलपमेंट नहीं है ब्रेन की, उसमें वो माँ बाप के साथ अथॉरिटी के लिए लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पावर स्ट्रगल चल रही है दोनों टीम के अंदर। अच्छा, उसमें जो स्टेज 3 है वो अच्छा बच्चा है, उसको ज़रा ज़्यादा कंट्रोल दें, उसकी बातें सुने, उसको अप्रिशिएट करें, उससे ये होगा उसको पॉजिटिव फीडबैक अच्छा हो जाएगा। लेकिन टीनेजर्स का बड़ा मजे की बात होती है, आपसे बात कर रहे हैं,
अभी जो है वो स्टेज 3 पे थे, अच्छे बच्चे थे, 2 घंटे के बाद वो स्टेज 1 पे आ जाएंगे। आप कहेंगे ये क्या हुआ है भाई, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही दे फ्लक्चुएट लाइक ये एक और स्टेज तो नहीं बन गई जो नहीं, ये बड़ी क्रिएटिव बात होती है कि माँ बाप को अगर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो। अब करना ये है कि आप कहते हैं जी कि बच्चे क्या कर सकते हैं, अगर आपकी बात नहीं सुन रहे जो आपका क्वेश्चन था, और माँ बाप क्या कर सकते हैं। बच्चे क्या कंट्रोल करते हैं, बच्चे कंट्रोल करते हैं अपने ग्रेड्स, अपने कॉलेजेस, अपने फ्रेंड्स। बच्चे कंट्रोल करते हैं अपना उठना बैठना कमरे के अंदर सारा, अपना एटीट्यूड। बच्चे अपनी लैंग्वेज कंट्रोल करते हैं, कैसे बात करनी है। बच्चे कंट्रोल करते हैं कि मैंने फिर किन से मिलना है, अगर गॉड फॉरबिड कोई चीज़ और कर रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं, क्या पीना है, क्या खाना है, वर्जिश कैसे, टीनेजर अपना दिखना कैसे, ये सारी चीज़ें बच्चों के कंट्रोल में। माँ बाप कहते हैं फिर हम टीनेजर को क्या कंट्रोल कर रहे हैं। माँ बाप कंट्रोल कर रहे हैं जो बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। माँ बाप कंट्रोल कर रहे हैं बच्चे का एटीट्यूड नहीं, अपना एटीट्यूड। तो सबसे पहले जब भी बच्चे को या टीनेजर से बात करें तो अपने एटीट्यूड को हमेशा स्माइलिंग पॉजिटिव रखें। नेगेटिव एटीट्यूड किसी भी बच्चे के साथ नहीं काम करता, और टीनेजर के साथ तो बिल्कुल ही काम नहीं करता। बच्चे को अगर आपने अपने से दूर करना हो और डिस्टेंस क्रिएट करना हो और हमेशा के लिए अपनी दूरियां बढ़ानी हो, तो आप हमेशा बच्चे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। उसके साथ जो है आप इस एज में उसके ऊपर क्या कहते होते हैं, ठप्सा लग जाता है, छापा सा लग जाता है। अगर आप ये कनेक्शन अभी क्रिएट नहीं कर सकेंगे तो सारी उम्र क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो अपना एटीट्यूड हमेशा बच्चे की तरफ पॉजिटिव रखें। बच्चा आया, उसने कोई सर्कस की, कोई बात ऐसी की जो आपको पसंद नहीं है, आपने हमेशा मुस्कुराते रहना है। माँ बाप हमारा मसला ये कि हम कहते हैं जी कि हम लव करते हैं सेल्फलेस बेलॉस। हालांकि कोई भी माँ बाप बेलॉस नहीं करते। अगर 5 बच्चों में जो ज्यादा ताबेदार होता है, जो आपसे ज्यादा बात सुनता है, जो ज्यादा ग्रेड्स अच्छे लेके आता है, उसकी तरफ आप ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। अपने बच्चे को फीलिंग दें यू लाइक देम। लविंग इज डिफरेंट, लेकिन लाइकिंग की फीलिंग उसको थोड़ा सा ये एहसास दिलाएं कि उसको एम्पावर करें। एम्पावर का मतलब होता है कि जब टीनेजर आपके पास आता है ना, वो इस ऐसी नाजुक स्टेज में होता है जहाँ पे उसको ये फीलिंग चाहिए होती है। उसको क्रिटिसाइज ना करें कि तुम किसी जोगे नहीं, तुम्हारा कोई ग्रेड अच्छा नहीं आता, या तनकीद ना करें। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, कनेक्शन की कमी हो जाएगी। हमेशा स्माइल के साथ, कभी नो मत कीजिए राइट अवे। क्योंकि जब बच्चे आके आपसे पूछते हैं कि ये काम करना है, आप उससे कहते हैं जी नो। बच्चे को पहले ही पता था नो होने वाला है। हमेशा कहें ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, सोचते हैं। हमेशा या ये कह लें कि ठीक है कर लो, लेकिन उसके बाद लेकिन लगा के कोई आपने जो उससे काम करवाना है वो करवा लें कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए थे, अगली दफ़ा कर लेना। हाँ बेटा ठीक है, तुम्हें ड्राइव करके वहाँ ले जाएंगे, लेकिन कल नहीं परसों ले जाएंगे। उनके साथ निगोशिएट करें। राइट अवे उनको स्नब नहीं करें। राइट अवे उनकी पर्सनैलिटी को मस्क मत करें। बड़ी नाजुक एज होती है ये जो टीनेजर्स होते हैं, ये इनको अथॉरिटी थोड़ी सी चाहिए होती है। इनको आप एम्पावर करेंगे, हाँ ये तुम्हारे पास कंट्रोल है अगर तुम ये करते हो। लेकिन हमेशा लाइकिंग की कि वी लाइक यू, जो उनकी जो कोई आपके साथ अनडिवाइडेड अटेंशन की मैं बात करती हूँ, बड़ी खूबसूरत होती है। बच्चा आके आपसे बात कर रहा है किसी भी एज का, खासतौर पे टीनेजर बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको पूरी अटेंशन दें। सब कुछ छोड़ के आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट करके बच्चे से बात करें कि उसकी ज़रूरियात क्या हैं और उन ज़रूरियात को आप समझ रहे हैं। राइट अवे ब्रश ऑफ कर देते हैं माँ बाप के, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। और जो तुम बात कर रहे हो या वो तुम्हारा दोस्त बहुत ही गलत किस्म का बंदा है, उधर तुम नहीं जा सकते। यही रीजन है फिर बच्चे गलत हरकत में पड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, मैंने वहां जाना है, जाते कहीं और है, और फिर जो है वो गलत तरह की सोहबत में पड़ जाते हैं। यानी जब उन्हें घर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो वो उन चीज़ों को बाहर तलाश करने लगते। देखिए न्यूरो साइंसेज ने बता दिया कि बच्चे का दिमाग जो है वो सोचने समझने की सलाहियत कम है। जो पीछे जो पीछे वाला ब्रेन होता है, लिम्बिक सिस्टम जिसे कहते हैं, रेप्टिलियन, वो यूज कर रहे हैं, इमोशनल हैं, हार्मोन्स पीक तक पहुंचे हुए हैं। इस बच्चे से आप एक सर्टेन लेवल मैच्योरिटी, इसमें बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है, उनका जहन उस तरह से डेवलप ही नहीं हो रहा। लेकिन जिनका डेवलप हो गया हुआ है माँ बाप का, वो भी उस तरह से ट्रेन करेंगे, कॉन्शियस लिविंग नहीं करेंगे, उसी लेवल पे आ रहे हैं जहाँ पे बच्चे हैं, तो वो दूरियां बढ़ती जाएंगी, कनेक्शन नहीं क्रिएट कर पा रहे। अब मैंने कहा कि माँ बाप को चाहिए कि अपना एटीट्यूड कंट्रोल करें, ना कि बच्चे को कंट्रोल करें। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, उनको इज्जत दें। हमारा ये बड़ा मसला है कि बच्चे को समझते हैं कि हमारी एक्सटेंशन है, ये पपिट है, इसने वही करना है जो मैंने कह दिया। बाप आके कहेगा मैं जो कह देता है हूं ऐ ही होएगा, लकीर मतलब वो लकीर खींच दी। अब
उसमें ये है कि वो तो आप उनको सरकशी के लिए कह रहे हैं, उन्होंने तो पहली एज ऐसी है, मेडिकली वो ऐसे हैं, ऊपर से आप उनको जो है वो इस तरह के बिहेवियर्स दे रहे हैं। एग्जैक्टली तो आप तो मैच्योर हो ना, आपने माँ बाप बनने का फैसला किया था, आप उसको जिंदगी में लेकर आए हो, आपने उनकी तरबियत करनी है, रेज योर सेल्फ फर्स्ट। अब माँ बाप को ये चाहिए कि अगर वो जनरेशन गैप समझ लें और अपने आप को इवॉल्व करें कि आजकल की ज़रूरियात क्या हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करें तो हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। दूसरा जो मैंने आपको कहा था कि वो अपना एटीट्यूड अच्छा रखें, बच्चों को थोड़ा सा एम्पावर करें, राइट ऑफ ब्रश ऑफ ना करें कि तुम, और तनकीद मत करें। उसके बाद जब वो कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा तो बच्चे आपकी बात भी सुनते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, शुरू में जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना शुरू होते हैं, वालिदैन उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ये कहते रहते हैं अभी ये छोटा है, इसको समझ नहीं है, जो कहता है बस अंधाधुंध उनकी ख्वाहिशात, उनकी बातें बस मानते चले जाते हैं मोहब्बत में ना, कि मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, बस यही अब सब कुछ है। लेकिन एक वक्त आता है फिर पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि अब ये सुनता नहीं है, यानी पहले आप उसको वो सारी ख्वाहिशात और अंधाधुंध आप उसकी माने जा रहे हो, लेकिन फिर एक सर्टेन लेवल आता है, पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सरकश हो गया, अब ये हमारी बात नहीं मानता और सुनता नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों की भी तो एजेस होती है ना, एक होता है कि मैं ट्रेनिंग देती हूँ पेरेंटिंग स्किल्स के ऊपर फ्रॉम 2 years ऑनवर्ड, फिर उसके बाद हम कहते हैं 8 से 12 साल तक, 12 से लेके फिर टीनेजर बन जाते हैं और फिर यंग एडल्ट, और उसके बाद फिर एडल्ट। जो बच्चे तो बच्चे ही हैं, सारी उम्र माँ बाप के बच्चे रहेंगे। जो ट्रेनिंग होती है, जो बच्चों की परवरिश होती है, वो उसी दिन से बल्कि माँ की पेट से शुरू हो जाती है। मैं अब चूंकि मैं गायनोकोलॉजिस्ट भी हूँ तो मैं हमेशा माँ को कहती हूँ कि जो तुम खाओ पियोगी, जो तुम सोचोगी, अगर क्रैंकी रहोगी बच्चा भी आगे से क्रैंकी ही पैदा होगा। जो स्ट्रेस लोगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, अगर कोई अल्कोहल पीता है या कोई सिगरेट पीता है तो बच्चे ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीजें तो माँ के असरअंदाज होती है। डॉक्टर साहब, मैसेज देखने वालों को मैं जी यही कहूँगी कि बच्चे जो है अगली जनरेशन है, और अगर माँ बाप चाहते हैं कि अगली जनरेशन अपनी जनरेशन से बेहतर हो तो बच्चों की आइडेंटिटी, बच्चों के ड्रीम्स, बच्चों को समझें। बच्चे इतने सरकिश नहीं होते, बड़ी खूबसूरत कौम होती है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे बेहतर हों तो खुद को इवॉल्व कीजिए, रेज योर सेल्फ। ये अपने आप को इवॉल्व करने के बाद नई टेक्नोलॉजी के साथ जनरेशन गैप को ख़त्म करते हुए कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कीजिए, और अपने बच्चों की ज़िंदगी में कोई एक अच्छा प्रोफेशनल हेल्प, मेंटोर, उनका टीचर या कोई गाइड लेकर आएँ ताकि उनको रहनुमाई हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना मुफ्ती हमारे साथ मौजूद रही, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो है वो पेरेंट्स को भी कुछ ऐसे कनेक्शंस डेवलप करने की ज़रूरत है कि बच्चे बाकी ना हो बल्कि हर बात उनके साथ शेयर करें। आज की बड़ी मज़े की डिस्कशन रही, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हमारा एक वक्त होता था जब म्यूज़िक इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा नाम होता था, बड़े खूबसूरत गाने भी गाए जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और सवाल पजीर होती गई। लेकिन अब दोबारा से बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से अपना किरदार निभाया जाए और एक बार फिर से पाकिस्तान की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम था उसको दोबारा से वहाँ तक पहुँचाया जाए। इन तमाम बातों पर, नए म्यूज़िक पर आजकल क्या ट्रेंड है, क्या चल रहा है, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जी सिंगिंग में एक बहुत बड़ा नाम हुमैरा अरशद। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ताहिर बुखारी साहब। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल? बस काम। अच्छा, काम। कोई एल्बम आ रहा है, कोई ट्रैक आ रहा है? जी, सॉन्ग्स वगैरह। अच्छा, एल्बम तो अब नहीं होते, अब बस सॉन्ग ही होते हैं, सिंगल सॉन्ग। नहीं होते वैसे एल्बम अब? वो क्योंकि रिलीजिंग कंपनीज बंद हो गई, म्यूजिक चैनल बंद हो गए और इस वजह से अब वो वाला ट्रेंड ही नहीं रहा ना। अब सिंगल ट्रैक्स का ट्रेंड। हाँ जी, बस सिंगल ट्रैक का ट्रेंड। काफी देर के बाद हमने आपको देखा कि आप दोबारा से जो है वो ट्रैक आ रहा है आपका, वरना पहले बहुत एक्टिव थी, बहुत हम पंजाबी ट्रैक बड़े पसंद किए जाते थे आपके। नहीं, अब भी उतने ही एक्टिव हैं, लेकिन सिर्फ बात ये है कि कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम लोगों को बता सकें कि हम काम कर रहे हैं। अब इस तरह के मॉर्निंग शो हैं, बस उसमें हम लोग चले जाते हैं और बस थोड़ा सा इंटरव्यू हो जाता है। अदरवाइज जैसे पहले होता था, म्यूज़िक के चैनल होते थे,
रिलीजिंग कंपनीज होती थी, एल्बम रिलीज होते थे, बहुत सारी कंपनीज जो है वो स्पॉन्सर्स करती थी, वीडियो बनाती थी, वो सारा ट्रेंड ही अब खत्म हो गया ना। तो इस वजह से लोगों को, सिंगर्स को देख के लगता है कि शायद वो एक्टिव नहीं है, शायद वो काम नहीं कर रहे, नहीं तो अदरवाइज सारे ही सिंगर्स जो है वो काम तो काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं, बट वो लोग जो है वो न्यूज़ चैनल से निकलते ही नहीं है। और हमारे पाकिस्तान में भी बस न्यूज़ चैनल ही रह गए हैं, तो इस वजह से वो जो एक इंटरटेनमेंट थी वो न्यूज़ चैनल ने कहीं गुम कर दी। ठीक है ताहिर साहब, जो हमारा एक म्यूजिक इंडस्ट्री का एक नाम होता था जवाल पजीर हो गया जी। अभी जैसे हमारा अक्षय साहबा ने कहा कि कंपनियां बंद हो गई, ये हमारा एक दौर था, एक रिकॉर्ड का ज़माना था, ठीक है। उसके बाद फिर कैसेट का ज़माना था, इतने कैसेट जगह जगह पे चलते थे, छोटे बड़े शहरों में इवन के छोटे छोटे स्टॉल लगे होते थे जो कैसेटों के फरोख्त होती थी। अब वो ये था कि ये वो सिंगर्स को हायर करते थे और उनके खुद रिकॉर्डिंग उनकी करते थे और ख़ुद उनके जो वीडियोस भी बनाते थे। लेकिन अब सारा बोझ पड़ गया सिंगर के ऊपर। सिंगर ने खुद ही पैसे लगाने और उसने अपना गीत तैयार करना है, फिर उसके ऊपर वीडियो उसने तैयार करना है, फिर आगे पहले तो सिलसिला होता था म्यूज़िक चैनल्स का कि वहाँ वो लेते थे। अब ये है कि अब उन्हें सोशल मीडिया पे चलाना पड़ता है। सोशल मीडिया सारे पैसे लगा के जो है वो सोशल मीडिया पे बस गाना जो है वो डाल दो, और वो गाना भी इतना ज़्यादा जो है वो देखा नहीं जाता, लोग इतना शेयर नहीं करते। लेकिन अदरवाइज लोग जो हैं वो कोई ज़मीन पे बैठ के गड़वी बजा के, कभी कभी ऐसा चीज़ सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो है वो हिट होती है कि लोग जो हैं वो, आप देखें जितने भी सोशल मीडिया से फनकार निकले हैं वो इसी तरह के निकले हैं कि वो चारपाई पे बैठे हुए हैं और वो कोई मजाकिया बात कर दी तो लोगों ने उसको हिट कर दिया, या कोई पेंट करने वाला जो है वो गाने गा रहा है तो वो शोज़ में भी खड़ा हुआ है। तो ये वाली जो चीज़ है, इससे हमारे जो सिंगर्स हैं उनकी हौसला शिकनी हुई। जो जेन्युइनली आर्टिस्ट थे वो जो है वो कहीं पीछे चले गए, और जो साथी सिंगर जो थे वो फील्ड में आ गए। लेकिन सिंगर तो हमेशा जो है वो देर पा रहता है, ये जो हादसाती, ये तो एक टैलेंट है कि नहीं, लेकिन वो देर पा वाले जो हैं वो हैं तो सही, लेकिन वो भी आजकल जो है आप देखें ना, वो भी बेकार बैठे हुए हैं ना, कोई उनके पास इतना ज़्यादा काम नहीं है। शोज तो वो कर रहे हैं, बट आर्टिस्ट तभी जिंदा रहता है जब वो चैनल्स पे आता है, लोग उसे देखते हैं। उस तरह वो जितने मर्जी शो कर ले, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, वो आर्टिस्ट जो है वो कहीं ख़त्म हो गया। तो जब तक चैनल नहीं बनेंगे, जब तक वही ट्रेंड दोबारा से वापस नहीं आएगा, ओवरऑल पूरी दुनिया में हमारे आर्टिस्टों की पहचान नहीं होगी, तो कुछ भी नहीं होगा मेरा ख्याल है। ठीक है हुमैरा, क्या सुनाएंगे आज हम? गाना मैंने एक स्लो किया है, तो मैं चाहूँगी कि भंगड़े की बजाय अगर मैं स्लो गाना आप लोगों को पहले सुनाऊँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आपका जी भंगड़ा भी हम सुनेंगे, लेकिन अभी जो है वो आप थोड़ा स्लो ट्रैक हमें सुनाना चाहिए। हाँ, जी सजना वे कला
दसिया तू चंगियां ने कीतियां मैं ते सुनावा जो भी मेरे नाल बीतियां तेरे आण दी सजना अखियां तेरे रहंदे प्यास से कला होएगा सजना वे कला होएगा दस मेरा प्यार माया कि तू भुलावेगा मेरी निशान जानू सीने नाल लावेगा दस मेरा प्यार माया कि तू भुलावेगा मेरी निशान जानू सीने नाल लावेगा मेरे प्यार दी कदर जानेगा कि तेरे विचेर तू ना पावेगा कला होएगा सजना वे कला होएगा क्या बात है जी, जबरदस्त, बहुत खूब। अच्छा मेरा फनकारों के लिए, सिंगर्स के लिए बहुत सारी, जैसे आप बता रही थी, मुश्किलात हो गई हैं कि उस तरह से स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, सारा बोझ जो है वो आपको, उस तरह से फन की कदर नहीं रही है। जी नहीं, फन की कदर तो है, ये बात नहीं है। लोग जो हैं वो अपने आर्टिस्टों से प्यार करते हैं और जो भी थोड़ा सा भी लोगों को कहीं टैलेंट नजर आता है तो लोग जो हैं वो भागते हैं उसके पीछे। ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी जो अपनी गवर्नमेंट है या हमारा जो मीडिया है, उसने कहीं हम लोगों के लिए जो होना चाहिए वो जो प्लेटफॉर्म है उनको कहीं गुम कर दिया। ठीक, ताहिर साहब, ये मैं बताना चाहती हूँ। ताहिर साहब जी, ये मैं उनकी बात को आगे लेके जाता हूँ कि एक जो हमारे सिंगर्स को एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ है कि जो शादी हाल के टाइमिंग जो है ना उन्होंने वो कर दी 10 बजे तक। पहले था कि 12 बजे 1 बजे तक चलता है। हालांकि सिंगर्स ने, आप भी थी, सीएम साहब से मुलाकात हुई, मिनिस्टर से, इन्होंने बड़ी देर से ये गुलूकार जो मशहूर हैं उनका तो चलो फिर भी चांस मान जाता है कि बाहर का दौरा हो गया, इधर कुछ ख़ास तौर पे जो साजिंदे हैं और वो सिंगर जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन उनका ज़रिया माश यही है, उनके लिए बड़ा मसला है। हम अपने प्रोग्राम की तवज्जो से पहले भी गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर चुके हैं, अब भी करते हैं कि ये उनका मसला जो हल होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ सिंगर्स का मसला नहीं है, ये लोगों का भी मसला है। बिल्कुल, कोई भी जो शादी है वो 2-3 घंटे में खत्म नहीं हो सकती। अगर कोई 500 बंदा है तो मेरा ख्याल है वो खाना ही जो है वो 2-1.5 घंटा लग जाता है। हाँ, बिल्कुल लग जाता है। और दूसरा ये कि अगर गवर्नमेंट की ज्यादा बिजली खर्च हो रही है तो मेरा ख्याल है कि पूरे शादी हॉल्स को जो है वो उस पे जनरेटर पे कर देना चाहिए, टाइमिंग बढ़ा देनी चाहिए। टाइमिंग कोई हल कम से कम घंटा 2 घंटे तो बढ़नी चाहिए, 6 से 11 कर दी जाए ताकि थोड़ा सा लोग जो हैं वो उनको एक एंजॉय करने का टाइम एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि शादी जो है वो कोई गवर्नमेंट का इवेंट नहीं है जिसमें गवर्नमेंट ने जो है वो टांग अड़ा दी। तो फिर अगर लोग जो है जिनकी कोई बेटी है या बेटा है, सारी जिंदगी माँ बाप को लग जाती है उसमें कि अपने बच्चे की खुशियां देखेंगे, लेकिन वो खुशियां भी जो हैं वो इतने पैसे भर के तो जो है वो शादी हॉल में जो है वो
इतना ज़्यादा मसला पड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है यहाँ गवर्नमेंट एक फीस रख दे, अगर किसी ने 11 बजे तक अपना प्रोग्राम रखना है या 12 बजे तक रखना है, ऑल्टरनेट रास्ता रखना चाहिए बिल्कुल। उसके लिए कोई फीस ऐसी रख देनी चाहिए कि जो लोग अफोर्ड करते हैं वो कोई 20-25 हज़ार रुपया हॉल वाले को दे के तो 2 घंटे अपने एक्स्ट्रा जो ठीक है। मेरा अरशद हमारे साथ मौजूद है जिनसे मजे मजे की बातें भी जारी हैं। गवर्नमेंट से उन्होंने शिकवा भी किया है कि फनकारों के लिए, सिंगर्स के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है जब शादी हॉल्स का, शादियों के टाइम जो है वो एक स्पेसिफिक लिमिट कर दी गई है। तो पहले भी हमने देखा कि बहुत सारे फनकारों ने इस पर शिकवा किया और आज भी लाहौर में उसके प्लेटफॉर्म से हुमैरा अरशद की जानिब से गवर्नमेंट से ये डिमांड की गई है, ये मुतालबा किया गया है कि इस जानिब ज़रूर कुछ ना कुछ सोचें। बिल्कुल, और साउंड सिस्टम की जो पाबंदी है उसको भी हटाया जाए और उसको क्लियर किया जाए कि वो कौन से साउंड सिस्टम पे पाबंदी है। जब ये बिल पास हुआ था तो तब हमने सुना था कि ऐसे साउंड पे पाबंदी है जहाँ पे कई लोग जो हैं वो नफरत पे मबनी जो है वो तकरीरें करते हैं या वटएवर। अब तो मैंने देखा है कि कोई सब्जी वाला भी स्पीकर लेके जो है वो सब्जी बेच रहा होता है तो उसको भी पुलिस पकड़ लेती है। तो ये थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है कि कौन सा है चीज़। और मैं चाहूँ, ये भी एक बात मुझे बड़ी लगती है अजीब सी, कि कोई मर जाए या कोई हादसा हो जाए या कुछ है तो सारे जो है वो जो बड़े बड़े हमारे साहिब इख्तिदार लोग हैं वो घर जाके पैसे दे के आते हैं कोई मर जाए तो, या कोई ऐसा हादसा हो जाए। लेकिन जहाँ कहीं खुशी हो रही हो, जहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हो, वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। हमारे पाकिस्तान का ये एक ट्रेंड जो है ये बड़ा खौफनाक है। लोगों को अपनी खुशियों का हक है जो वो अपने घर में मना सकते हैं, अपनी शादियों पे या बच्चों की सालगिरह पे या कोई पर्सनल वो इवेंट रखते हैं तो उनका हक है कि वो अपने घरों में या कहीं भी वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें। तो मरने वालों की इतनी खुशी है कि उनको घर जाके करोड़ों रुपए के जो हैं वो आप दे के आते हैं, और जहाँ पे कहीं खुशी है और वहाँ पे आप वो पकड़े जाएं। और सबसे गलत एक चीज़ है कि अगर वहाँ पे खाना हो रहा है वो खाना जो है वो उठा के तो वो आप यतीम खाने में या कहीं दे रहे हैं। ऐसा तो कुरान में भी नहीं लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है कि वलीमा जब हो तो आप खुशी से लोगों को जो है वो अच्छा खाना जो है वो खिलाएं। तो ये तो एक हमारे इस्लाम की भी मुनाफी बात है कि आप शादी वाले घर का खाना जो है वो किसी और को दें। जो लोग नहीं अफोर्ड करते वो ना दें, जो अफोर्ड करते हैं उसकी आप एक फीस रख दें और वो जाके वो जो ठीक है, इस मसले का हल निकलना चाहिए। हाँ। मेरा नेक्स्ट ट्रैक कौन सा सुनाने वाली है हमें? नेक्स्ट ट्रैक मैंने एक और गाना की है, वो गाना भी जी जरूर जरूर। अख नाल अख ते मिलाओ सोनिया, दो घुट सानू मिलो आओ सोनिया। अख नाल अख ते मिलाओ सोनिया, दो घुट सानू मिलो आओ सोनिया। जरा हंस के ते बोलो बुए में खाने ते खोलो, आज साडे कोलों कुछ ना लुकाओ सोनिया। अख नाल अख ते मिलाओ सोनिया, दो घुट सानू मिलो आओ सोनिया। तेरी अखां दे मैं खाने विचों पीनी है जरूर, हत्ती जाम विच पा दियो थोड़ी जी हजूर। तेरी अखां दे मैं खाने विचों पीनी है जरूर, हत्ती जाम विच पा दियो थोड़ी जी हजूर। असी रज गए अपनी सुनाओ सोनिया, दो घुट सानू मिलो आओ सोनिया। अख नाल अख ते मिलाओ सोनिया, दो घुट सानू मिलो आओ सोनिया। जरा हंस के ते बोलो बुए में खाने ते खोलो, आज साडे कोलों कुछ ना लुकाओ सोनिया। अख नाल अख ते मिलाओ सोनिया, दो घुट सानू मिलो आओ सोनिया। कदी हंस के ते साडे वल तकिया करो, गल दिल वाली किसे नू ते दसिया करो।
गल दिल वाली किसे नू ते दसिया करो गल दिल दी ना साडे तो लुकाओ सोहणिया दो घुट सानू मिलो आओ सोहणिया अख नाल अख ते मिलाओ सोहणिया दो घुट सानू मिलो आओ सोहणिया जरा हंस के ते बोलो बुए में खाने दे खोलो अज साडे कोलो कुछ ना लुकाओ सोहणिया अख नाल अख ते मिलाओ सोहणिया दो घुट सानू मिलो आओ सोहणिया अख नाल अख ते मिलाओ सोहणिया दो घुट सानू मिलो आओ सोहणिया अख नाल अख ते मिलाओ सोहणिया दो घुट सानू मिलो आओ सोहणिया जरा हंस के ते बोलो बुए में खाने दे खोलो अज साडे कोलो कुछ ना लुकाओ सोहणिया अख नाल अख ते मिलाओ सोहणिया दो घुट सानू मिलो आओ सोहणिया अख नाल अख ते मिलाओ सोहणिया दो घुट सानू मिलो आओ सोहणिया क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, अच्छा, मेरा हुमैरा, साहब आपने बतौर मौसीकारा भी अपने हाँ जी। खिदमात अंजाम दिए, तो आप तो ये आपको धुन बनाना मुश्किल है ज़्यादा या गाना ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, धुन बनाना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो मेरा काम नहीं था। तो जो काम आपका ना हो उसको करने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल आती है बंदे को। सिंगिंग मेरा काम है, वो इतनी ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं लगती। अच्छा हुमैरा, आपने पहले भी हमने देखा कि जब आपने पंजाबी ट्रैक गाए तो एक बहुत बड़ी आवाम को जो है वो आपने बहुत एंटरटेन भी किया, उसके साथ साथ बहुत पसंद किया गया। अब दोबारा से पंजाबी ट्रैक कर रही हैं कि लोगों को पसंद आते हैं पंजाबी जी। पॉप म्यूजिक। हाँ जी, बिल्कुल लोगों को पसंद आते हैं क्योंकि पंजाबी जो है ना वो बड़ी चेयरफुल जैसे लैंग्वेज है, बारौनक। हाँ। तो वो लोग जो है वो भंगड़ा शंगड़ा जो है ना, और वो लोगों को लगता है कि पंजाबी ज़रा ना जो लफ्ज़ हैं या जो ट्यून है वो ज़रा दिल से आती है, तो ज़रा खुल के बंदा करता है। तो मुझे भी इसलिए पंजाबी जो है मुझे बहुत पसंद है, और उसमें गाना गा के और मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ और मेरा जो है स्टाइल गाने का, तो वो पंजाबी में ज़रा ज़्यादा सूट खुलकर सामने आता है। हाँ, तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा जो है वो पंजाबी में ही काम करती हूँ। पंजाबी में काम करती है। अच्छा, ठीक है, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देखने वालों को बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, और मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे अफवाहों का जो है वो बहुत ज़्यादा दौरा है। जो चीज़ें हमारे मीडिया पे भी नहीं आती वो बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे, चाहे किसी की इज्जत उछालने की बात हो, लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा नेगेटिविटी जो है उसको पसंद करते हैं, और ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ जो कभी इंसान देख भी नहीं सकता तो वो चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमैरा अरशद हमारे साथ रही, ताहिर बुखारी हमारे साथ रहे। सोशल मीडिया को जो है वो अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल कीजिए, नेगेटिविटी ना फैलाइए। यहाँ वक्त है प्रोग्राम के अख्ताम का। जाते जाते हम हुमैरा अरशद का एक बहुत फेमस ट्रैक उनसे ज़रूर सुनेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, सांसों ने साथ दिया वफा की, तो आपसे इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान। जी हुमैरा।